सीरिया में बशर अल असद जो है पावर से बाहर हो चुके हैं। रशिया ने उनको पनाह दी है, उनकी सरकार गिर चुकी है। वहां के रेबल फैक्शंस ने सीरिया पर कंट्रोल कर लिया है। कौन कौन से देश जो हैं इस पूरी की पूरी गेम में इन्वॉल्व हैं, भारत का इस पूरे के पूरे क्राइसिस में क्या इन्वॉल्वमेंट है और कैसे यह है भारत को इंपैक्ट करने वाला है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। बहुत ही थ्रेडबेयर तरीके से पूरा का पूरा सेशन रहेगा। थोड़ा सेशन बड़ा हो सकता है, पर यह पूरा सेशन देखने के बाद आपको पूरा सीरियन क्राइसिस क्या है वो समझ आ जाएगा और प्रेजेंट कंटेक्स्ट क्या है और फ्यूचर में क्या हो सकता है, वो सारी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं टीम निशा चैनल पर। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। चलिए, तो सबसे पहले सीरिया के सिविल वॉर को समझने के लिए थोड़ा सा सीरिया के बारे में समझना पड़ेगा। देखिए, सीरिया जो है एक देश है आपका वेस्ट एशिया में, जिसको यूएस जो है मिडल ईस्ट कहता है। ये एक देश है, यहां पर आप देख सकते हैं मेडिटेरेनियन सी है जिसको भूमध्य सागर कहा जाता है। ये ब्रॉडली लेवांत रीजन में आता है। लेवांत रीजन बेसिकली वेस्ट एशिया का वो रीजन जो कि आपका मेडिटेरेनियन सी के साथ लगता है, जैसे सीरिया है, जॉर्डन है, आपका लेबनान है, इजराइल है, पैलेस्तीन है। ये सारे के सारे जो देश हैं, ये रीजन जो है ये आता है लेवांत रीजन में। अब सीरिया के बारे में अगर हम उसकी ज्योग्राफी के बारे में देखें तो उसकी कैपिटल जो है दमिश्कस है और उसका जो दूसरा सबसे बड़ा देश है वो है एलेपो। ठीक है जी। अब इसका एरिया अगर हम समझें भारत के कंटेक्स्ट में, तो जो हमारा कर्नाटक राज्य है लगभग थोड़ा सा मतलब उससे छोटा है। लगभग जैसे हम कर्नाटक राज्य की बात करें तो वो 1,91,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है, ये 1,85,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो लगभग उस पर्टिकुलर एरिया का जो है ये पूरा देश है। ठीक है जी। अब यहां की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, मेडिएवल टाइम्स में ये ऑटोमन एम्पायर का पार्ट रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ये ऑटोमन एम्पायर क्योंकि जो है खत्म हो गया था और ये आता है फ्रांस के कंट्रोल में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुछ समय के लिए जो है फ्रांस का यहां पर कंट्रोल चला जाता है। फिर दोबारा से फ्रांस और यूके जो है अपना यहां पर कंट्रोल एस्टेब्लिश करते हैं। 1944 मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाला था, तब उस समय पर जो है यहां पर एक इंडिपेंडेंस देखने को मिलता है। और उसके बाद जो है अगर हम देखें तो 44 से लेकर 70 तक जो है यहां पर एक पॉलिटिकल क्राइसिस चलता रहा। बीच में मिलिट्री रूल भी आया। 1967 में सीरिया की वॉर होती है इजराइल के साथ, 6 डे वॉर, वेरी फेमस, जिसमें 6 देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया था। उन 6 देशों में सीरिया भी शामिल था, जिसमें सीरिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जो कि यहां पर है, जो गोलन हाइट के नाम से फेमस है, उसको जो है इजराइल ने कब्जा लिया था। फाइनली 1970 में यहां पर बाथ जो पार्टी है वो पावर में आती है। असद फैमिली जो है वो पावर में आती है। जो अभी राष्ट्रपति थे वहां पर बशर अल असद, उनके पिता जो हैं वो पावर में आते हैं और वो पावर में रहते हैं 30 साल, सन 2000 तक। उनका जो बेटा था, बड़ा बेटा था, वो उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी था, पर 1994 में उसका कह लीजिए कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। और जो बशर अल असद थे वो लंदन में आई स्पेशलिस्ट थे, डॉक्टर थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। उनको वापस बुलाया जाता है कि आपको अब सीरिया की कमान संभालनी है। पिता के देहांत के बाद सन 2000 में वो सत्ता में काबिज होते हैं और अब जो है उनको सत्ता छोड़नी पड़ी। ये है ब्रॉडली पॉलिटिकल हिस्ट्री और वहां की ज्योग्राफी। अब अगर रिलीजन की बात करें सीरिया में, तो सीरिया में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो है सुन्नी पॉपुलेशन। ठीक है जी। मतलब इस्लाम में सुन्नी जो कह लीजिए सेक्ट है उसको फॉलो करती है। बट जो बाथ पार्टी थी, जो असद फैमिली थी, वो शियाज हैं। ठीक है। तो यहां पर जो है एक सीधा सीधा आपको कंफ्लिक्ट समझ आ रहा होगा। तो यहां पर शियाज जो माइनॉरिटीज में थे वो पावर को कंसंट्रेट कर रहे थे, वेयरएज सुन्नीज के पास पावर में बहुत कम हिस्सेदारी थी। ठीक है। तो ये हो गया यहां पर रिलीजियस थिंग। तो ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स जरूरी हैं सीरिया के प्रेजेंट क्राइसिस को समझने के लिए। चलो, अब यहां पर मैं आपको सबसे पहले ये लिख देता हूं कि कौन कौन से इंटरनेशनल एक्टर्स या कह लीजिए कौन कौन से देश जो हैं वो यहां पर इन्वॉल्व हैं। एक है आपका सबसे पहले तुर्की। ठीक है जी। तुर्की यहां पर इन्वॉल्व है, ईरान इन्वॉल्व है। ठीक है जी। यूएसए इन्वॉल्व है, रशिया इन्वॉल्व है, लेबनान इन्वॉल्व है और इजराइल इन्वॉल्व है। तो
बहुत सारे देश जो हैं यहां पर इन्वॉल्व हैं। तो ये समझने वाली बात है कि इन सब का क्या क्या रोल है सीरिया में। ठीक है, जो सीरिया आज आपको मतलब ये एज ए कंबाइंड देश ऐसा देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। ये कहानी कुछ इस तरीके से है। तो यहां पर एक एक करके सबका क्या क्या रोल है वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तुर्की से चलते हैं। देखिए, तुर्की जो है, तुर्की देश में एक कम्युनिटी है जो कुर्द, ठीक है, जो कि कुर्दिस्तान की डिमांड कर रहे हैं। कुर्द क्या है? एक एथनिक माइनॉरिटी है जो बहुत सारे देशों में माइनॉरिटी है। ये जो पर्टिकुलर रीजन है, ये वाला जो येलो कलर में आपको रीजन दिख रहा है, ये रीजन तुर्की का जो ईस्टर्न पार्ट है, वहां पर आपको कुर्द्स मिलते हैं। इराक में कुर्द्स मिलते हैं। ईरान में भी कुछ जो है स्मॉल नंबर्स में आपको कुर्द्स मिलते हैं। कुर्द जो है एक कुर्दिस्तान की डिमांड कर रहे हैं बहुत समय से। और कुर्द्स की अगर हम बात करें, उसमें मेनली सुन्नी सेक्ट है, कुछ जो है शिया सेक्ट भी को भी फॉलो करते हैं, बट वो अपने आप में एथनिसिटी है, एक एथनिक माइनॉरिटी है अलग अलग देशों में। अब जो कह लीजिए कुर्द हैं, वो तुर्की के अलग अलग शहरों में मिलिटेंट अटैक्स या कह लीजिए टेररिस्ट अटैक को कंडक्ट करते हैं, जिसको लेकर तुर्की इन कुर्दिश जो कह लीजिए मिलिटेंट्स हैं, इनको खत्म करना चाहता है। अब सीरिया का ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, ठीक है, ये जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, इस पे है कुर्द फोर्सेस का कंट्रोल। ठीक है, अब क्योंकि वो नहीं चाहते, तुर्की नहीं चाहता कि ये पावरफुल हो और तुर्की के इंटरेस्ट यहां पर कह लीजिए किसी भी तरीके से इंपैक्टेड हो, या ये इतने पावरफुल हो जाएं कल को जहां पर कुर्द रहते हैं उनको अपने में मिला लें, या तुर्की का जो ईस्टर्न पार्ट है वो तुर्की से अलग हो जाए। तो आई होप आपको तुर्की का जो इंटरेस्ट है वो यहां पर समझ आ रहा है। ऑब्वियसली तुर्की इसके अलावा चाहता है कि रीजनल जो उनकी कह लीजिए पावर है वो भी बनी रहे। ठीक है, एक रीजनल डोमिनेंस भी उनकी बनी रहे। ठीक है, तो ये हो गया तुर्की का इंटरेस्ट। अब ईरान जो है, ईरान का रोल क्या है यहां पर? देखिए, ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया देश है। अब अभी हमने डिस्कस किया कि जो बाथ पार्टी है या असद फैमिली है वो कौन है? वो शियाज हैं। तो एक सीधा सीधा कह लीजिए ईरान का एक अनसेड रूल रहा है कि दुनिया भर में जहां भी शियाज हैं, शियाज पावर में हैं, उनको वो सपोर्ट करे। तो वो इस तरीके से जो है वो यहां पर असद फैमिली को या फोर्सेस को जो है सपोर्ट करता है। और ऑब्वियसली अगेन जो चीज तुर्की चाहता है कि एक उनकी रीजनल डोमिनेंस बनी रहे, वो सेम चीज ईरान भी चाहता है कि इस रीजन में उनकी डोमिनेंस बनी रहे। अच्छा, अब यहां पर जो लेबनान है, लेबनान में रिसेंटली आपने हिजबुल्लाह ग्रुप के बारे में सुना होगा, जिस पर इजराइल ने काफी बड़ा अटैक भी किया था। वो भी जो है वो किसके द्वारा बैक्ड है? वो ईरान के द्वारा बैक्ड है। तो ईरान जो है डायरेक्टली भी सपोर्ट करता है सीरिया को, और इनडायरेक्टली थ्रू लेबनान या कहिए तो हिजबुल्लाह ग्रुप के थ्रू भी जो है सीरिया की जो गवर्नमेंट है, जो बशर अल असद की गवर्नमेंट थी, उसको सपोर्ट करता है। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं रशिया का क्या रोल है। ठीक है, रशिया का रोल यह है कि रशिया अगेन रीजनल डोमिनेंस चाहता है। उसके इंटरेस्ट को दो तरीके से समझ सकते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। पहले इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करते हैं। देखिए, जिस तरीके से रशिया को वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो इकोनॉमिकली साइडलाइन करना चाहते हैं, तो रशिया ऑब्वियसली चाहता है कि आसपास के देशों में उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहें, उनका जो क्रूड ऑयल है, जो गैस है, उसके लिए बायर्स बने रहे। ठीक है, उनकी सपोर्टेड गवर्नमेंट्स रहें। 2000 2011 में जो है जब अरब स्प्रिंग आया, तो अरब स्प्रिंग में क्या होता है कि अरब देशों में डेमोक्रेसी को लेकर प्रोटेस्ट होते हैं कि वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आनी चाहिए, जिसके चलते जो है कुछ गवर्नमेंट्स जो हैं गिरी भी, जैसे कि लीबिया में, ठीक है, मोहम्मद गद्दाफी की जो सरकार है गिर जाती है, जिसको रशिया सपोर्ट करता था। रशिया नहीं चाहता था कि यहां पर अरब स्प्रिंग आए। सिंपल रीजन है उसका, कहीं ना कहीं क्योंकि अरब स्प्रिंग आएगा, दूसरी सरकारें आएंगी जिसमें कि यूएस की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। रशिया चाहता है कि रीजनल डोमिनेंस उनकी बनी रहे और यहां पर उनकी फेवरेबल गवर्नमेंट्स यहां पर रहे। ठीक है, तो रशिया जो है इस तरीके से उसको सपोर्ट करता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है। अब आते हैं यूएस पे। ठीक है, यूएस का क्या रोल है? देखिए, यूएस ने अफगानिस्तान में जो बहुत बुरी हार देखी, प्रैक्टिकली हार ही कहेंगे, किस तरीके से यूएस को अपनी फोर्सेस वहां से निकालनी पड़ी और दोबारा से मतलब 20 साल वहां पर रहने के बाद
बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बाद भी जो है वहां पर दोबारा से जिसको खत्म करने के लिए आए थे वो दोबारा से पावर में आ गए हैं, तालिबान वहां फिर पावर में है। तो जो है अफगानिस्तान का एक्सपीरियंस जो है यूएस के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है। अब यह कहा जा रहा है कि जो यहां पर रेबल फैक्शंस है, जो रेबल फैक्शंस हैं जो पावर में आएंगे, तो ये अफगानिस्तान ऑन द मेडिटेरेनियन रीजन, या कह लीजिए अफगानिस्तान इन द मेडिटेरेनियन रीजन बन जाएगा सीरिया, जो ऑब्वियसली यूएस नहीं चाहता। दूसरा रीजन आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं कि जब रशिया का इन्वॉल्वमेंट है, रशिया की डोमिनेंस को काउंटर करना है यूएस को, ठीक है, वो अगेन वो जियोपॉलिटिक्स हो गई, तो जो यहां पर रोल प्ले कर रही है। अब बात कर लेते हैं इजराइल की। तो इजराइल का रोल क्या है? इजराइल चाहता है कि गोलन हाइट पर उनका कब्जा बना रहे, जो कि उन्होंने 1967 की वॉर में जीता था। ठीक है जी। अब जो रेबल फैक्शन कौन है? तो रेबल फैक्शन जो है यहां पर है एचटीएस ग्रुप। ये एचटीएस ग्रुप, मैं इसकी आपको जो है फुल फॉर्म भी बता दूंगा कि एचटीएस ग्रुप, हयात तहरार अल शाम। ठीक है जी। ये जो ग्रुप है ये अल कायदा से जुड़ा हुआ था। इन्होंने अपनी एक अलग एग्जिस्टेंस बनाई और ये यहां पर चाहते हैं कि जो सुन्नी डोमिनेटेड गवर्नमेंट बने। ठीक है, अभी हमने देखा ना कि सुन्नी जो है यहां पर मेजॉरिटी में है और सुन्नी के द्वारा जो है यहां पर गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो उन्होंने बशर अल असद को हटाया और यहां पर अपनी जो कब्जा स्थापित कर लिया। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कि ये वाला जो रीजन है, यहां पर तुर्की का कंट्रोल है, यहां पर कुर्द्स का कंट्रोल है, यहां पर यूएस का भी बेस है। ठीक है, ये बाकी जो रीजन था जो लाल रंग में आप देख रहे हैं, यहां पर जो बशर अल असद थे, ये 27-26 नवंबर तक, ठीक है, यहां पर उनका कंट्रोल था। तो पूरे सीरिया पे जो बशर अल असद हैं उनका कंट्रोल नहीं था। ठीक है, तो ये यहां की कंडीशन थी। और ये जो गोलन हाइट का एरिया है ये आता है इजराइल के पास। आई होप आपको तुर्की, ईरान, लेबनान, यूएस, रशिया, इजराइल, इन सब का क्या इन्वॉल्वमेंट है सीरिया में वो समझ आ गया होगा। ठीक है, अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि जो रेबल फोर्सेस हैं उन्होंने पहले एलेपो, जो कि दूसरा सबसे बड़ा शहर था, उसको कब्जा किया और फिर जो है उन्होंने दमिश्क को कब्जा कर लिया। अब यहां पर कुछ इस तरीके का आपको मैप देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब अभी के लिए वो थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि नहीं माइनॉरिटी राइट्स को भी हम प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, हम जो है सबको साथ लेके चलेंगे, थोड़ा सा मॉडरेट फेस दिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं। बट बहुत सारे कह लीजिए फोर्सेस का या बहुत सारे जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये कहते हैं ना इनिशियल स्टेज की बातें हैं, जैसे जैसे वो कंट्रोल करेंगे अपना, तो यहां पर जो है जो माइनॉरिटीज हैं, कह लीजिए यहां पर जो शियाज हैं और इवन क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, देयर आर क्रिश्चियंस आल्सो इन द सीरिया, उनको जो है धीरे धीरे खत्म किया जाएगा, ऐसा कह लीजिए एक डर है कुछ एक्सपर्ट्स के मन में। तो ये अभी की कहानी है। यहां पर तुर्की अपना कंट्रोल चाहता है, कुर्दिस्तान की डिमांड चल रही है। फ्यूचर में क्या हो सकता है? फ्यूचर में यह हो सकता है कि यह कुर्दिस्तान अलग हो जाए। अब आपके दिमाग में एक सवाल और आना चाहिए कि अभी कुछ दिनों पहले अगर बशर अल असद का यहां पर कंट्रोल था, ये कुछ ही दिनों में ऐसे कैसे हो गया कि ये पूरे के पूरा जो रेबल फैक्शन है ये पूरा एरिया जो है अपने अंदर कंट्रोल में इन्होंने ले लिया। देखिए, 3 बड़े प्लेयर थे जो बशर अल असद को सपोर्ट कर रहे थे। एक रशिया था, ठीक है जी, रशिया कह रहे हैं कि जी मैं यूक्रेन वॉर में उलझा हुआ हूं, मेरे पास ना समय है, ना पैसा है, ना फोर्सेस हैं जो मैं आपको भेज सकूं। ईरान जो है अगेन इजराइल के साथ उलझा हुआ है, हमास वॉर को लेकर, हिजबुल्लाह वॉर को लेकर, या कह लीजिए लेबनान वॉर को लेकर। तो ईरान भी इन्वॉल्व है, ईरान के पास भी रिसोर्सेज, पैसा, फोर्सेस भेजने के लिए नहीं है। और सिमिलरली लेबनान जो तीसरा बड़ा प्लेयर है जो बशर अल असद की पार्टी को सपोर्ट कर रहा था, वो भी अभी बहुत बड़ा झटका उन्होंने देखा है इजराइल के हाथों। उनके पास भी जो है वो स्पेस नहीं है कि वो यहां पर बशर अल असद की पार्टी को सपोर्ट कर सके। तो ये जितने भी प्लेयर्स थे जो कि बशर अल असद को सपोर्ट कर रहे थे, वो अपने अपने मसलों में उलझे हुए हैं। तो इसका बिल्कुल आइडियल टाइम था रेबल फोर्सेस के पास, रेबल फैक्शंस के पास, कि वो यहां पर जो है अपनी सत्ता को काबिज करें। और एग्जैक्टली उन्होंने ऐसा ही किया। बहुत बड़ा सरप्राइज अटैक किया गया और एक ही बार में, एक ही झटके में जो है बशर अल असद को सत्ता से बाहर कर दिया गया है। जो वहां का पैलेस है वहां गए, ठीक है, वहां पर तोड़फोड़ की। बट
कुल मिला के जो है, जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर उन्होंने अपनी सत्ता काबिज कर ली है। तो ये है आज की प्रेजेंट सिचुएशन। आई होप आपको ये सारी के सारी चीजें समझ आ गई हैं और क्यों रेबल फैक्शंस जो हैं अपना कंट्रोल करने में कामयाब हुए। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी है जो इसमें लिखी गई। आप देख सकते हैं 27 नवंबर तक सीरिया का जो मिलिट्री ऑपोजिशन कमांड है उन्होंने फ्रेश ऑफेंसिव अगेंस्ट असद फोर्सेस को लॉन्च किया और रेबल्स ने एलेपो, जो सीरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर था, उसको कब्जा किया। और उसके बाद जो है सीरिया और रशिया के जेट स्ट्राइक, मतलब कहीं ना कहीं रशिया ने थोड़ी सपोर्ट करने की कोशिश करी, बट वो सफिशिएंट नहीं थी। अब देर हो चुकी थी और उस लेवल की सपोर्ट नहीं थी, उस लेवल का फायर पावर नहीं था जो होना चाहिए। ठीक है, और ये हैं प्लेयर्स। तो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस कौन से हैं? जो कुर्दिश लेड अलायंसेस हैं। ठीक है, कुर्दिश लेड अलायंसेस है। और सीरियन नेशनल आर्मी है जो कि आपकी तुर्किश बेस्ड फोर्स है। तो ये सारे प्लेयर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। ये पीडीएफ इसकी मैं शेयर कर लूंगा। प्लेयर्स तुर्की, रशिया, ईरान, यूएस, इनका क्या रोल है। अच्छा, आज के समय पर जो डेमोक्रेट पार्टी है यूएस में, बाइडेन की पार्टी है, उन्होंने वो चाहते हैं, ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि सीरिया में कहीं ना कहीं जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं, जो अलकायदा या तालिबान जो लेड फोर्सेस हैं, वो पावर में ना आए। बट जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इस चीज को लेकर बहुत क्लियर है। उन्होंने ट्वीट भी कर दिया है कि इस पूरे युद्ध में हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो यूएस ने अपने हाथ खींच लिए, रशिया ने भी प्रैक्टिकली अपने हाथ खींच लिए, क्योंकि उनके पास अगेन उतने रिसोर्सेज नहीं हैं। और दो, उन्होंने जो बशर अल असद है उसको सपोर्ट किया है, मतलब उनको एक काइंड ऑफ असाइलम दिया है, पॉलिटिकल असाइलम दिया है रशिया में। बट रेबल फैक्शंस जो हैं यहां पर आ चुके हैं पावर में। तो ये पूरी की पूरी कहानी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। बशर अल असद जो है, शुरू में इनका एक मॉडरेट फेज था। इनकी जो शादी हुई वो एक लंदन बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंकर से हुई। ठीक है, शुरू में आई स्पेशलिस्ट थे, डॉक्टर थे, बड़ी एक लिबरल सी इमेज थी, मॉडरेट इमेज थी। बट 2011 के जो अरब स्प्रिंग के प्रोटेस्ट थे उसको उन्होंने बहुत ब्रूटली क्रश किया। उसके बाद जो वो होप थी कि एक मॉडरेट गवर्नमेंट बनेगी यहां पर, वो खत्म हो गई। और कह सकते हैं प्रेजेंट टाइम में जैसे हमने देखा कि यहां पर रेबल फैक्शंस जो हैं वहां पर पावर में आ चुके हैं। अब पूरे की पूरी कहानी में इंडिया का रोल क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। इंडिया का क्या रोल है? इंडिया का और सीरिया का जो है रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मतलब कंपैरेटिवली अच्छे हैं। बहुत अच्छा कहना क्योंकि गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में ये कहा जाता है, जियो पॉलिटिक्स में, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। अब क्यों सीरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट था? क्योंकि एक टेसिट अंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में, अनसेड कह लीजिए एक पैक्ट था सीरिया के साथ कि इंडिया जो है यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस में सीरिया को सपोर्ट करेगा रिलेटेड टू गोलन हाइट्स। ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इजराइल हमारा बहुत क्लोज पार्टनर है। ठीक है, हमने इस स्टैंड को रखा कि नहीं, गोलन हाइट जो है वो सीरिया का हिस्सा है, सीरिया को मिलना चाहिए। ठीक है, डिस्पाइट के इजराइल हमें सपोर्ट करता है, एवरीथिंग। और सीरिया जो है इसके बदले में कश्मीर को लेकर कोई बात नहीं करेगा, या कह लीजिए कश्मीर को लेकर यह कहेगा कि कश्मीर जो है भारत का हिस्सा है। ठीक है, तो एक ये टेसिट अंडरस्टैंडिंग थी दोनों देशों के बीच में। अब क्या है, अब जो है जो रेबल फैक्शन आया है, क्योंकि वो एक फंडामेंटलिस्ट कह लीजिए ताकतें हैं, तो उनके द्वारा कश्मीर इशू को दोबारा उठाया जाएगा, ऐसा पूरा का चांसेस हैं यूनाइटेड नेशंस में या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। ये इंडिया के लिए एक चिंता का विषय है। ठीक है, ये फ्यूचर में आपको इस चीज को देखने को मिलेगा। और यहां पर एक चीज और है, ठीक है, अगर आप यहां पर देखें तो इंडिया का जो स्टैंड था कि गोलन हाइट्स जो है वो सीरिया का हिस्सा है। अब गोलन हाइट्स जो सीरिया की कैपिटल दमास्कस है, ठीक है, जो सबसे बड़ा शहर है, वो बहुत ज्यादा दूर नहीं। अगर रेबल फैक्शंस को काउंटर करने के लिए इजराइल इस पे हमला करता है और कल को इजराइल दमास्कस को कंट्रोल करने लगता है, तो इंडिया के लिए एक कह लीजिए यूनाइटेड नेशंस में एक बहुत मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी कि कैसे इसको अपने पॉइंट को रखा जाए। क्योंकि अभी तक इंडिया जो है बहुत क्लियरली ये कहता रहा है कि गोलन हाइट सीरिया का हिस्सा होना चाहिए। और अब जो है किस तरीके से इजराइल विज़ावी रशिया के साथ, सॉरी, इजराइल विज़ावी सीरिया के साथ जो है हमारे रिलेशंस होंगे, ये देखना होगा। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल स्टांस इस पर नहीं आया है।
और जैसे मैंने आपको कहा कि जो यहां के रेबल फैक्शंस हैं, पूरे पूरे चांसेस हैं कि वो कश्मीर इशू को किसी ना किसी मुद्दे पर उठाएं, जो कि इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है। तुर्की पहले से उठाता रहा है। सीरिया में भी अगर ऐसी गवर्नमेंट रहेगी जो इंडिया के फेवर में नहीं है, तो वो इंडिया के ओवरऑल इंटरेस्ट के लिए कह लीजिए अच्छा नहीं है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। और रोड अहेड, मतलब अब आगे क्या होगा, ऑब्वियसली कैसा पॉलिटिकल ट्रांजिशन होगा ये देखना रहेगा। जो रेबल फैक्शन है वो किस तरीके से वहां पर अपनी जो एचटीएस ग्रुप है वो किस तरीके से कंसोलिडेट करता है। जो माइनॉरिटी राइट्स की वो बात कर रहे हैं, क्या वहां पर माइनॉरिटी राइट्स रहेंगे, और रिकंस्ट्रक्शन चैलेंजेस होंगे, क्योंकि वहां पर जो है सिविल वॉर के चलते जो सीरिया की इकोनॉमी है वो बहुत बुरी तरह कह लीजिए प्रभावित हो चुकी है। और इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट, कितने सारे प्लेयर्स हैं, कितने सारे प्लेयर्स के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, ये सारी चीजें आज के सेशन में हमने देखी। सो आई होप पूरा का पूरा सीरियन क्राइसिस आपको समझ आया होगा। 6 इंटरनेशनल प्लेयर्स कह लीजिए, उनका अपना अपना क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या क्या उनके इंटरेस्ट है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। इंडिया का इसको लेकर क्या स्टांस है वो भी मैंने आपको बताया। सो ये था आज का सेशन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।